Arthritis is a condition in which a person feel difficulties or the pain, especially in joints or related to bone, we can say. Problem related to bone health can be called arthritis, and arthritis can be divided into 3 major part. इसके ऐसे तो अलग अलग ब्रांचेज बनाना चाहें तो और खींच सकते हैं, इसके ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बट इन जनरल आर्थराइटिस को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके समझ लें तो आई थिंक मेजर जो कंडीशंस है हम इसको कवर कर पाएंगे। उसमें से सबसे पहला जो आर्थराइटिस कंडीशन है उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है नॉर्मली बोन डीजेनरेशन होने का कंडीशन है। अब ये क्यों होता है? बॉडी के अंदर कैल्शियम या विटामिन डी के डेफिशिएंसी अगर होता है, खास करके बोन को कैल्शियम और विटामिन डी का उपलब्धता कम हो तो ऑस्टियो कंडीशन फॉर्म होता है। अब ये कंडीशन अगर इसको थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो कभी कभी लोग कैल्शियम इनटेक ले रहे होते हैं, उनको विटामिन डी का इवन सैचेट भी ले रखे होते हैं, फिर भी ऑस्टियो का कंडीशन होता है। तो ऐसे लोगों का ऑब्जर्वेशन करने से ये समझ में आता है कि जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी पुअर होगा, अगर वो खा भी रहे हैं तो भी एब्जर्शन नहीं होता। तो इसमें हमें ये देखना है कि osteoporosis is formed especially when the vitamin D and calcium is not being properly absorbed by bone। अब बोन का जो फॉर्मनेस जो आता है वो मुख्य रूप से कैल्शियम से आता है, और उस फॉर्मनेस को मेंटेन करने के लिए विटामिन डी का रिक्वायरमेंट होता है। तो विटामिन डी और कैल्शियम के डेफिशिएंसी को ओवरकम करें और साथ में उस एसिमिलेशन, एब्जर्शन एंड एसिमिलेशन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए जॉइंट्स को नेचुरल मूवमेंट दे करके जेंटल रेजिस्टेंस प्रैक्टिस करनी होती है। एंड दिस विल श्योरली एंड सर्टेनली हेल्प रिड्यूस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जिसको ऑस्टियोपोरोसिस होता है उनको विटामिन डी और कैल्शियम के इंटेक को इंश्योर करनी है। अब नॉर्मली एलोपैथिक मेडिसिन में अगर डिपेंड होते हैं तो उनको कैल्शियम के लिए टैबलेट दिया जाता है और साथ में सैचेट दिया जाता है। आपने ऑब्जर्व करे होंगे, वो कहते हैं कि दूध ज़रूर पियो लेकिन साथ में टैबलेट ज़रूर खाओ। तो इट मीन्स उनको पता होता है कि दूध से ये एब्जर्व कई बार हो भी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, एब्जर्शन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें बैलेंस नहीं है तो उससे काम नहीं बन पाता है, इसीलिए अलग से टैबलेट भी देते हैं। लेकिन हमने नेचुरल थेरापी में एक्सपेरिमेंटेशंस और सारे एप्लीकेशंस ये पाया हुआ है कि अगर हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ को प्रॉपर रखते हैं और जॉइंट्स को नेचुरल मूवमेंट देते हैं और सर्टेन रेजिस्टेंस प्रैक्टिस करते हुए नेचुरल कैल्शियम के सोर्सेस अगर देखें तो ये सफ़ेद तिल और सिंघाड़ा और इसी तरह से पीनट या सोया प्रोडक्ट, इन चीज़ों का रेगुलर इंटेक करते हैं तो कैल्शियम डेफिशिएंसी होता नहीं है। इसके अलावा एक और जो मोस्टली इग्नोर करते हैं हम लोग, हरे पत्ते, जो भी हरे पत्ते हम लोग खा सकते हैं, चाहे वो सैलेड के फॉर्म में हो, चाहे वो सब्जी के फॉर्म में हो, चाहे वो जूस के फॉर्म में हो, रूटीन में लेते हैं तो इसमें भी सभी न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं इंक्लूडिंग कैल्शियम एंड विटामिन डी। तो अगर किसी को ये डेफिशिएंसी है तो हरे जो भी पत्तेदार चीज़ें या ग्रीन वेजिटेबल्स और साथ में जो मैंने कहा वाइट कलर के जितने भी चीज़ें हैं, मुख्य रूप से उसमें मैंने सफ़ेद तिल और पीनट्स और सोया प्रोडक्ट और जो सिंघाड़ा है, जो जल फल बोलते हैं, अक्सर सर्दी के सीज़न में ज़्यादा मिलता है, गर्मी के सीज़न में उसका नॉर्मली आटा मिल जाता है। तो इसका प्रयोग रूटीन में करते हैं तो डेफिशिएंसी कवर हो जाएगा। जैसे विटामिन डी का नेचुरल सोर्स तो सनरेज होता है, धूप है, लेकिन कई बार धूप ग्रहण हो नहीं पाता है क्योंकि लोगों को सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, सुबह से शाम तक ऑफिस के अंदर रहते हैं, शाम को निकलने के टाइम में बाहर धूप होता भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में
धूप से डायरेक्ट विटामिन डी ग्रहण करने का चांस ख़त्म हो गया। और खाने की चीज़ों में जो ग्रहण होना होता है, आजकल ज़्यादातर चीज़ें जो धूप में पक नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत पहले से ही कट जाते हैं और कोल्ड स्टोरेज में कई सारी चीज़ें डाल करके पकाया जाता है। तो खाने की चीज़ों में विटामिन डी का कई बार डेफिशिएंसी होता है। तो ऐसे में एक तो हरे पत्ते अगर रूटीन में इंटेक करते हैं तो इससे फुलफ़िल हो जाता है विटामिन डी का डेफिशिएंसी। और अदरवाइज़ जो दूसरे नेचुरल सोर्सेज देखते हैं, तो अगर प्योर गाय का दूध या इवन किसी का भी दूध प्योर अगर है, भैंस का या कोई भी, खास करके जो दूध है, खास करके भैंस का दूध ले रहे हैं तो उसको फुल क्रीम के बजाय टोन्ड सजेस्टेड होता है। तो दूध का इनटेक अगर प्योर हो तो उससे भी विटामिन डी का उपलब्धता होता है। और थोड़ी देर अगर 10-20 मिनट रोज़ धूप में बैठ सकते हैं तो भी विटामिन डी का डेफिशिएंसी रिकवर हो जाता है। और मैंने तीसरा बताया कि हरे पत्ते वाले साग रूटीन में सैलेड के फॉर्म में, जूस के फॉर्म में, चटनी के फॉर्म में रोज़ कम से कम 30 से लेकर के 100 ग्राम के आसपास अगर इनटेक करते हैं तो इससे भी विटामिन डी का डेफिशिएंसी रिकवर हो जाता है। इतनी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस श्योरली एंड सर्टेनली क्योर होता है। लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है, इतनी शॉर्ट टर्म में होता नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म भी थोड़ा टाइम के साथ होता है। इसमें योगिक प्रैक्टिस में रेजिस्टेंस के प्रैक्टिस, स्टैटिक रेजिस्टेंस के प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उससे मस्कुलर हेल्थ भी अच्छा होता है, नर्वस सिस्टम का हेल्थ भी अच्छा होता है, बोन हेल्थ भी अच्छा होगा। जॉइंट्स का नेचुरल मूवमेंट इज़ कंपलसरी फॉर दिस कंडीशन। और जो आर्थराइटिस में दूसरा कंडीशन होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस नॉर्मली बॉडी के अंदर एक तरह का एक एसिडिक प्रोपोजिशन, जिसको आर ए फैक्टर बोलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्टेज के रूप में एक वेस्टेज होता है, एसिडिक वेस्टेज होता है, जिसको कहते हैं आर ए फैक्टर। अगर शरीर में आर ए फैक्टर बढ़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है, तो जॉइंट्स में स्पेस होता है और वह जाकर के जॉइंट में इकट्ठा हो जाता है। जब जॉइंट में आर ए फैक्टर इकट्ठा होता है तो फिर जॉइंट्स एक तरह से फ्रीज होने लग जाते हैं, अकड़ने लग जाते हैं। जिनके शरीर में आर ए फैक्टर ज़्यादा होगा वह लोग थोड़ी देर बैठने के बाद अकड़ जाते हैं। ऐसे लोग सो कर के उठते समय उनको बहुत टाइम लगता है उठने में। ऐसे लोग ऑफिस में बैठ कर के काम कर रहे हैं और काम करने के बाद जब उठना पड़े तो उनको बहुत मुश्किल होता है। इस तरह के कंडीशंस को रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लोगों को जॉइंट्स का नेचुरल मूवमेंट दिन में कम से कम 3-4 बार ज़रूर करना चाहिए, जिससे जॉइंट्स के अंदर ये आर ए फैक्टर एक्यूमुलेट होकर के जॉइंट को फ्रीज ना करा दें। और साथ में इनको ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना। नॉर्मल टेम्परेचर या थोड़ा गर्म टेम्परेचर की चीज़ें रूटीन में इंटेक करते हैं तो डिटॉक्स प्रोसेस को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि गर्मी से, गर्म से एक्सपांसन इफेक्ट आता है। एक्सपांसन इफेक्ट in internal system means it will facilitate the flow of that circulation, जो सेलुलर वेस्टेज को डिटॉक्स करने के लिए हेल्प करेगा। ऐसे में पानी का इंटेक कम से कम 2.5-3 लीटर रोज़ लेनी चाहिए। रात को एक दिन छोड़ करके एक दिन हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। और दूसरे टाइप के प्रोटीन के ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक ना हो सुनिश्चित करेंगे। बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन, खास करके मीट प्रोटीन ना लें। और मिल्क प्रोटीन को भी कंट्रोल करें। प्लांट बेस्ड प्रोटीन रूटीन में लें और रात को 1 ग्लास दूध पी सकते हैं अल्टरनेट करते हुए। खास करके गर्मी में रहने वाले लोगों को रोज़ अगर हल्दी वाला दूध पीते हैं तो उससे गर्मी ज़्यादा लगेगी। गर्मी ज़्यादा होती है तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो आएंगे, इसीलिए अल्टरनेट करके ले सकते हैं। पानी 3 लीटर के करीब पीते हैं तो बॉडी टेम्परेचर को आसानी से रेगुलेट करते हुए डिटॉक्स भी कर पाएगी। इस प्रिंसिपल को रूटीन में फॉलो करते हुए जो एक्स्ट्रा आर ए फैक्टर है उसको शरीर से निकालने के लिए कपालभाति जैसे डिटॉक्स टेक्निक, साथ में योग के जो जितने भी षटक्रिया के टेक्निक है उनको रूटीन में बीच बीच में करते रहें। एटलीस्ट वंस इन अ वीक पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के टेक्निक इंक्लूडिंग कुंजल क्रिया करते रहें। तो इससे
डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस अच्छी तरह से हो पाएगी। मैंने कहा कपालभाति लगभग 500 से लेकर 1000 स्ट्रोक एवरी डे, वंस इन अ वीक। कुंजल और पेट साफ हो सुनिश्चित करते हुए जॉइंट्स का नेचुरल मूवमेंट करते रहें दिन में कम से कम 2 से 3 बार, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्योर हो जाता है। और तीसरा जो कंडीशन है जिसको कहते हैं गाउट, गठिया। गठिया जब होता है तो नॉर्मली जॉइंट्स में, खास करके ज़्यादातर हाथ और पैरों के जॉइंट्स में ज़्यादा दिखाई देता है स्टार्टिंग में, और कभी कभी लोगों के स्पाइनल जॉइंट्स में भी दिखता है। तो जॉइंट्स में गांठ बन जाते हैं, ऐसे कंडीशंस को ये गाउट बोलते हैं, गठिया बोलते हैं। और इसके पीछे अगर कारण को देखते हैं तो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड या कैल्शियम कंजप्शन में इम्बैलेंस होने के कारण या एक्सेस होने के कारण, मोस्टली एक्सेस होने के कारण, कभी कभी इम्बैलेंस के कारण, असंतुलन, क्योंकि कभी कभी कैल्शियम शरीर में उतना ज़्यादा न होते हुए भी मेटाबोलाइजेशन प्रोसेस इम्बैलेंस होने के कारण, खास करके थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में प्रॉब्लम के कारण भी ऐसा यूरिक एसिड या कैल्शियम का जॉइंट्स पर एक्यूमुलेशन होने का टेंडेंसी हो जाता है। और उससे जब ऐसे जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाए, गांठ बन जाता है और बहुत सीवियर दर्द होता है। और ऐसे गठिया अगर किसी को हो जाता है तो जिस एरिया में गठिया हो रखा है उसको गुनगुने गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके हाथ या पैर जहाँ ऐसा गठिया का वो गांठ बना होगा उसको पानी के अंदर डिप करें, नमक वाले गुनगुने पानी में अच्छी तरह से मसाज करें, अच्छी तरह से उस पानी के अंदर उसको मूवमेंट कराएं। जैसे जॉइंट्स मूवमेंट, जो भी जॉइंट्स में ये ज़्यादा सिम्टम है उसको पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर डाल करके मूवमेंट कराएं। और नेचुरल मूवमेंट अच्छी तरह से करने के साथ साथ प्रोटीन का इंटेक कंट्रोल करते हुए जेंटल एक्सरसाइज रूटीन में करें। और कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो, ऐसा सुनिश्चित करें। प्रोटीन बहुत कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। एटलीस्ट कुछ समय के लिए प्रोटीन का इंटेक बहुत कंट्रोल करके दिन में एक बार, एक टाइम 1 कप दाल या अल्टरनेटली 1 कप ये हल्दी वाला दूध तक ले सकते हैं। उसके अलावा प्रोटीन कंसनट्रेटेड चीज़ें अवॉइड कर लें। और साथ में जेंटल यौगिक एक्सरसाइज, पूरे शरीर को जेंटल एक्टिवेशन करना और पूरे शरीर को जेंटल रेजिस्टेंस देना। इस सीरीज़ को खास करके सूक्ष्म व्यायाम और आसन्स में, जो सिंपल जेंटल आसन्स है, रूटीन में करें। जैसे ये भुजंगासन, शलवासन, धनुरासन और विपरीत मयूरासन, इस तरीके के सिंपल आसन, पवन मुक्त आसन, सेतुबंध आसन, मरकट आसन, ऐसे आसन, साथ में सूक्ष्म व्यायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज रूटीन में करें। और मेडिटेशन का अभ्यास करें, योग निद्रा, शवासन, योग निद्रा के साथ साथ मेडिटेशन का अभ्यास करें, जिससे बॉडी हीलिंग मोड में चली जाए। तो इस पूरे रूटीन को हम फॉलो करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विल बी एबल टू ओवरकम द कंडीशन कॉल्ड गाउट ऑल्सो। ये हमें सुनिश्चित करनी है कि जिसको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है उनको प्रोटीन के इंटेक को रेगुलेट करना है, मतलब बंद भी नहीं करना लेकिन ज़्यादा भी ना हो, सुनिश्चित करना है। साथ में गर्म पानी का प्रयोग करना है, जॉइंट का रेगुलर एक्सरसाइज करना है, कपालभाति करनी है, रिलैक्सेशन और पॉजिटिव ऑटोसजेशन सेंट्रिक मेडिटेशन का अभ्यास करना है। इस पूरे सीरीज़ को रूटीन में पालन करने से जिस एरिया में कमजोरी है उस एरिया को मजबूत कराने के हिसाब से जेंटल रेजिस्टेंस का अभ्यास साथ में करने से हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आर्थराइटिस कंडीशन को भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से क्योर हो सकता है, बट ये हमेशा की तरह हम कितनी डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, कितने रेगुलरिटी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो रोग का कंडीशन कितने एडवांस स्टेज पर है, इसके आधार पर रिजल्ट किसी को जल्दी, किसी को